हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा। आप सबका स्वागत है इस पाठशाला में। आज मैं डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, लेकिन ये वाला जो टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन जो मैं इस वीडियो में करा रही हूँ वो मेनली नीट के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। सो जो भी एडवांस्ड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो की जगह मेरी दूसरी वीडियोज़ को देख सकते हैं जिसमें मैंने डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इस वाली वीडियो में हम लोग मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्लियर। एंड द थर्ड थिंग, इसको प्रूफ कैसे किया गया, यानी इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है और वो जो है वो न्यू स्ट्रैंड्स नए नए बनते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब पहली बार वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि डीएनए जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उन्होंने किसके बेसिस पे बताया था? जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी। किसकी की हुई हमने ये डिस्कस किया हुआ है, रोजलिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने जब एक्सरे स्ट्रक्चर दिया तो उसके बेसिस पे एक्सरे स्ट्रक्चर या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पे डीएनए का स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया। जो वॉटसन एंड क्रिक है उनके दिमाग में सबसे पहला जो थॉट या पहला जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था? उनके दिमाग में ये आया कि ये डीएनए तो है लेकिन फिर ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये पास ऑन कैसे हो रहा है। तो ये इनका एक बहुत ही ह्यूज क्वेश्चन था। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि जरूर कोई ऐसी चीज है जो फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है, यानी ये डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेशन का मेन मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल ये कोई पेरेंटल डीएनए है तो ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा। मतलब डीएनए का हमें अब तक ये तो समझ आ गया कि देयर इज अ 3' to 5' एंड इसके एंटी पैरेलल होते हैं ये, इसलिए यहाँ पे 3' होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये 5' होगा। तो ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, पहले आप वो वीडियो देख लो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, उसके बाद फिर आप उसके कंटिन्यूएशन में ये वाली वीडियोस देख सकते हो। तो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इसमें क्या होगा, ये दोनों सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? क्योंकि हम इनको देंगे इनका एक मेल्टिंग टेम्परेचर और इसको हम और क्या बोलते हैं, TM। इन शॉर्टकट इसको TM लिखा जाता है। T इज फॉर टेम्परेचर, M फॉर मेल्टिंग। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ये 3' था और ये क्या था, हमारा 5' डीएनए था। ये हमारा 3' डीएनए है और ये हमारा 5' डीएनए। मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको हम जब प्रोवाइड करते हैं किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में तो वो क्या होता है, वो जो यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद ना यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है दोनों साइड में। तो ये अब न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो यहाँ पे ये 5' है तो ये 3' बन जाएगा और ये 3' है तो ये 5' हो जाएगा। यहाँ पे ये 5' है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो ये जो ग्रीन वाला जो नया स्ट्रैंड बना इसको हम बोलते हैं डॉटर स्ट्रैंड, और इससे पहले ये वाला जो था ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था। तो मेनली यही होता है कि यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ यहाँ पे क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। तो ये जो एक इस तरीके की थ्योरी थी ये हमें वॉटसन एंड क्रिक ने बताई कि ऐसा कुछ होता होगा। उनको पक्का मैकेनिज्म नहीं पता था और दे वर नॉट दैट श्योर कि एक्चुअली ऐसा ही होता है। अब ये इस चीज को श्योर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसने परफॉर्म किया? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था मिज़ेल्सन एंड स्टॉल के थ्रू। वो हम देखते हैं। इन द ईयर 1958 मैथ्यू मिज़ेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जो पेरेंटल डीएनए है वो इन्वॉल्व होता है जब डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड। तो ये चीजें तो हम अब कह पा रहे हैं ना, तब तो हमें नहीं पता था कि एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ डायग्राम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता चला कि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है वाया सेमी कंजर्वेटिव मोड। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब ही हो जाता है हाफ। तो ये हाफ कंजर्व्ड है और हाफ नया आएगा, यही मतलब हुआ। इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी तो हम यही देख रहे हैं ना कि हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो क्या है, वो पेरेंट से आया और हाफ जो है वो नया बना, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव।
हाफ कंजर्व्ड है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। इसी चीज को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। और हम सब जानते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया गया था वो क्या था, वो था ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। सी यहाँ पे स्मॉल होगा क्योंकि हमें पता है कि जो जीनस नेम होता है वो कैपिटल में होता है और ये जो स्पीशीज नेम होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल में होता है। और दोनों को अंडरलाइन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट कुछ लोगों को नहीं पता होती, इसलिए जस्ट रिपीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो कि ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, इसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया गया और यहाँ पे कुछ मीडियाज यूज किए गए जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड मीडिया। तो ये हमें एक चीज पता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह डाल दूंगी। आप प्लीज वो वाली वीडियो उस प्लेलिस्ट से जरूर देखिए, उसमें से आपको समझ आएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे ये हमने इसको अमोनियम क्लोराइड यूज किया है और उसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उस मीडिया के साथ। तो अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडिया चाहिए होगा जिसमें वो ग्रो करेंगे, है ना। तो ये जो मीडिया है इसमें ना N15 यूज किया गया। N15 क्या होता है, N15 एक हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, बट ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो जब ई कोलाई को हैवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन में रखा गया तो क्या हुआ, आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वो क्या करेगा, वो अपने अंदर वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है और वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे सेल्स जो हैं वो N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किए जा चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है N15 वाला नाइट्रोजन यानी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन किस में इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएनए के अंदर। और यहाँ पे हमने जो मेथड यूज किया है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है तो ये हैवी और लाइट वाला आइसोटोप है, यानी कि N14 जो होगा वो लाइट आइसोटोप है, मतलब नॉर्मल आइसोटोप है, और ये N15 जो है वो हैवी आइसोटोप है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम यहाँ पे मेनली यूज करेंगे CaCl, दैट इज सीजियम क्लोराइड मेथड। इसमें हम सीजियम क्लोराइड की हेल्प से ये क्या करेगा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी के बेसिस पे, यानी कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा हैवी है कौन सा लाइट है, उसके बेसिस पे ये सेंट्रीफ्यूज में इनको डिमार्केट कर देगा या डिफरेंशिएट कर देगा। तो ये क्योंकि N15 जो पहली बार जब ई कोलाई में यहाँ पे N15 में रखा गया इसको ई कोलाई को और ग्रो कराया गया, तो सारा जो ई कोलाई है उसके डीएनए में क्या आ गया, N15 कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो ये थोड़ा हैवी कंपाउंड है, तो ये बॉटम साइड में जाकर के सेटल हुआ। उसके बाद क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, तो इनका रेप्लिकेशन टाइम जो होता है वो 20 मिनट्स है। तो यहाँ पे देखो आप डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे फिर इसमें से सैंपल लिए गए और उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया। अब यहाँ जो ये नेक्स्ट जनरेशन है ना, यहाँ पे इन्होंने N14 कंटेनिंग कंपाउंड रखा, नाइट्रोजन जो है वो N14 वाला रखा है, उसमें इसको बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब पहली जनरेशन में हमारे पास N15 था, अगली जनरेशन से पहले इन्होंने N14 में डाल दिया इसको। अब यहाँ जब ये N14 कंटेनिंग मीडियम में कंपाउंड बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड, एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो N15 वाला है और एक जो स्ट्रैंड बना, वो नया जो स्ट्रैंड बना वो N14 वाला बना। लाइकवाइज यहाँ पे ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड थे, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गए पिंक वाले, और फिर यहाँ पे ये जो नया वाला बना दैट इज N14 कंटेनिंग, तो ये ग्रीन वाले आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिड मिला, क्योंकि पिछले वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड था वो डबल स्ट्रैंडेड था, वो अलग अलग हो गया, और उसके बाद फिर नया जो डीएनए स्ट्रैंड बना वो कुछ इस तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ये N14 वाला था और ये भी N14 वाला था, क्योंकि ये नया वाला है, और ये N15 वाला है और ये वाला भी N15 वाला कंपाउंड है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमें कुछ हाइब्रिड सा मिला, और ये जो हाइब्रिड था क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होगी अब N15 के कंपैरिजन में तो कम होगी, क्योंकि 15 हैवी आइसोटोप था, यहाँ पे दोनों ही जो स्ट्रैंड थे इसमें N15 था, तो इसीलिए यहाँ पे ये बीच में आया, क्योंकि यहाँ पे N15 प्लस N14 दोनों कंपाउंड्स आए। ठीक है, तो ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, N15 और 14 आया, इसलिए यहाँ पे ये सेंटर में आकर के सेटल हुआ। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया गया, यहाँ पर भी हमने N14 कंटेनिंग मीडिया में ही ई कोलाई को ग्रो कराया है। जब ये N14 मीडिया में ही रहेगा तो अगेन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो आप, अब ये दोनों स्ट्रैंड एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये क्या हुआ, एक ग्रीन वाला अलग हो गया, एक पिंक वाला अलग हो गया, तो यहाँ पे ये
नया स्ट्रैंड जो बना वो ग्रीन ग्रीन बना। लाइकवाइज ये वाले जो स्ट्रैंड्स हैं ये भी एक पिंक और एक ग्रीन में डिवाइड हो जाएंगे आपस में। फिर नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो N14 कंटेनिंग, तो ये भी नया ग्रीन वाला बन गया। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे हमें दोनों चेन्स मिली। यहाँ पे सिर्फ N14 कंटेनिंग कंपाउंड भी मिला, N14 कंटेनिंग DNA भी मिला और दोनों का हाइब्रिड भी मिला। तो वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड और लाइट दोनों मिले। तो दैट सजेस्ट कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट से आता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया जनरेट होता है, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। इसी चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, N15 है, ये भी N15 है। ये नेक्स्ट जनरेशन में जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये N15 इधर, N15 इधर आ गया, क्या यहाँ पे ये N15 आ गया और यहाँ पर भी ये N15 आ गया। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में हमने यहाँ पे N14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगला जो स्ट्रैंड बनेगा इसमें N14 आएगा और ये वाले स्ट्रैंड में भी N14 आएगा। क्लियर है। अब फिर अगला जो स्ट्रैंड बनेगा हमारा, वापस से हमने N14 में रखा है इसको, तो जब वापस से हमने N14 में रखा है तो ये वाले दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों जब अलग होंगे तो एक ये हो गया और एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग होंगे, तो एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो ये दोनों हम लोग अलग अलग रेप्लिकेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। वापस से नया नया स्ट्रैंड ऐड होगा, तो यहाँ पे देखो आप, ये नया वाला N14 ऐड हो गया, यहाँ पे भी N14 आया, यहाँ पे भी N14 आया। तो यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि डीएनए जब भी रेप्लिकेट करेगा तो वहाँ पे जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं दे विल वर्क एज टेम्पलेट डीएनए, और जो डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाती हैं। तो जो डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगी और पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो होंगे वो हमेशा टेम्पलेट डीएनए हमें देंगे। इसी वजह से हम बोलते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक सेमी कंजर्वेटिव फिनोमेना है। सो यहाँ पे हमने डीएनए रेप्लिकेशन, मेनली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें हम दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था हमने, कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको हमने अभी देखा, और दूसरा होता है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम अगली वीडियो में इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे कि डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट कैसे होता है, किस किस तरह के इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये किस तरीके से रेप्लिकेशन को फिनिश करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगी, कोई क्वेरी होगी तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा पेज नेम सेम है और उस पेज का नाम है एस पाठशाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।